नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रामाणिक तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हिंदी की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर दे रहे हो या भारतवर्ष के किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रहे हो, उसके साथ ही साथ आपकी नेट परीक्षा सहित आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की प्रवेश परीक्षाएं, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस बुक है, समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें आपके जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं भारतवर्ष के समस्त राज्यों के, उनका संकलन है। यह प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। जैसे संयोगिता स्वयंवर वाले, ये जो पहला प्रश्न है आज का, इसमें पीजीटी दे रखा है, लेकिन यह प्रश्न टीजीटी में भी पूछा हुआ है। नेट के पुराने पेपर क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में सभी कर रखे हैं, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये जो प्रश्न है इसमें ये एक से अधिक परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास वही हैं जिनको हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु 1822 लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। तो जिनका परीक्षा गुरु है ना, रामचंद्र शुक्ल। देखिए यहाँ आप एक और प्रश्न समझ लीजिए, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, पहला कहानी कौन सी है, पहला नाटक कौन सा है, ये विवादित प्रश्न है। लेकिन शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इन्हीं का नाटक है, उन्हीं जिनका उपन्यास है ना परीक्षा गुरु, आपने बहुत सुना है। संयोगिता स्वयंवर थोड़ा कम सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उन्हीं से निवास दास का है संयोगिता स्वयंवर। अब जब देखिए इसको ऐसे भी याद करते हैं, निवास दास। निवास यानी क्या होता है? आपका घर, जहाँ आप निवास करते हैं। तो आपके अपने ही निवास में आप स्वयंवर करेंगे, अपने ही निवास में स्वयंवर करेंगे, और साथ ही साथ स्वयंवर के माध्यम से ही तो शक्तिशाली राजा या योग्य उसकी परीक्षा होती थी। ठीक है, परीक्षा कैसे करते थे? जो धनुष यज्ञ तोड़ेगा वही स्वयंवर में जीतेगा। तो ये अपने निवास पे ही तो आयोजन हुआ था। तो इस तरीके से आप कर लें। अब इनके अन्य नाटक है प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी। अब स्वयंवर होगा तो कौन? जो रणधीर होगा उसी पे तो प्रेम मोहिनी काम करेगी, यानी तप्ता संवरण। तो फिर वहाँ पर स्वयंवर में वो किसका संवरण करेगा? तप्ता का। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर लें। और प्रहलाद चरित्र वाला व्यक्ति ही, जिसका उज्जवल चरित्र, जो भगवान का भक्त है, उसी को तो मोहिनी, भगवान का जो मोहिनी अवतार है ना, तो वो किसको मिलेगा? जिसका प्रहलाद जैसा चरित्र है, जो भगवान का भक्त है। इस तरीके से छोटी मोटी सी ये ट्रिक लगाकर कैसे भी आप बस उसको ध्यान रखिएगा कि जब पेपर में आए तो आपको क्लिक हो जाए बस। बाल कृष्ण भट्ट के नाटक कौन से हैं? नल, दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। बाल कृष्ण, तो बाल कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण भगवान कैसे हैं? बालक हैं, तो उनका क्या हो गया? बाल विवाह हो गया। और फिर उन्होंने किसका? नल दमयंती का उन्होंने स्वयंवर देखा। ठीक है, और चंद्र खिलौने से वो खेलते थे, चंद्र खिलौने से खेलते थे रेल का विकट खेल। अब जब वो नल दमयंती स्वयं बाल कृष्ण जी जो थे ना, उनका बाल विवाह हुआ। ठीक है, अब क्या, कब? जब चंद्र खिलौने से खेलने की उम्र थी तभी बाल विवाह हो गया। फिर वो क्या है? रेल के विकट खेल में फंस गए। रेल का विकट खेल, रेल में बैठ के गए कहाँ? नल दमयंती स्वयंवर को देखने। भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से हैं? प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रथा। इनको कल के प्रैक्टिस सेट में हमने खूब डिस्कस कर लिया है, तो आज नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो वह था दुर्लभ बंधु नाम से इन्होंने किया था। भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से अंग्रेजी के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था। भारतेंदु की अन्य अनुदित कृतियां देख लेते हैं। विद्या सुंदर, यह संस्कृत का नाटक था। चौर पंचाशिका, उसका इन्होंने अनुवाद किया। पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का ये अनुवाद है। कर्पूर मंजरी, सट्टक है ये, राजशेखर कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी नाट्य गीत है, बांग्ला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का यह अनुवाद है।
भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। किस में अभिनय किया था? जानकी मंगल में। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्यकृति है। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 8 अनुदित और 9 मौलिक हैं। इन सबको हम देख चुके हैं, इसलिए व्याख्या यानी देखिए कौन से अनुदित हैं, कौन से मौलिक हैं। ये जो पूर्व वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने अच्छे से देख लिया है। ध्रुव स्वामिनी जो आपका प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसके प्रतिपाद्य क्या है, मतलब उसमें उसके विषय में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से सही कौन कौन सा है? सही ऑप्शंस आपको चूज करने, ये नेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले जो नए परीक्षार्थी चैनल से प्रतिदिन नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सूचना देना चाहूँगी कि हमारे इसी चैनल अर्थात हिंदी नेटशाला का ही दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। दोनों अलग अलग चैनल हैं, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला। हिंदी नेटशाला पर हम परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी करते हैं, लेकिन जब पूरी पूरी किताबें पढ़ने की बात होती है, जिसे आप समय अभाव के कारण या धन अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते, तो वो पूरी पूरी उपन्यास, नाटक, निबंध यानी पूरी पूरी बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम हिंदी बुकशाला चैनल पर। तो आप चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जुड़ रहे हो, नेट के लिए जुड़ रहे हो, या आरपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ रहे हो, आप या एमए और बीए तक की जितनी भी पुस्तकें हैं वह सभी हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। ठीक है, इस समय हमारी हिंदी बुकशाला पर भारत भारती चल रही है और रामचरितमानस का जो बालकांड है वह भी वहाँ पर चल रहा है। चल रहा है से मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। और अपना ये जो हिंदी नेटशाला है इस पे रामचरितमानस का उत्तरकांड हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नेट के सिलेबस में भी है और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है, तो वो दोनों एमए के सिलेबस में भी वो, और एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसी प्रकार ये जो प्रैक्टिस बुक है जो हम कर रहे हैं इसका आधुनिक काल हम यहाँ कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत मोटी है, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हमारा व्याकरण और भाषा विज्ञान वो भी हम हिंदी नेटशाला पर ही करेंगे, लेकिन आदिकाल कंप्लीट करके भक्ति काल पढ़ रहे हैं हम। भक्ति काल का अंतिम चरण में हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप निःशुल्क रूप से हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणिक और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट को चेक करें। आपकी ऐसी कोई रचना जो आपको नहीं मिल रही हो चैनल की प्लेलिस्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बाकी आप प्लेलिस्ट, ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखा और बस आप आगे बढ़ गए, नहीं, आपकी जितनी भी रचनाएं, जितनी भी कविताएं, कहानी, निबंध लगे हुए हैं वो सब प्लेलिस्ट में, तो कृपया करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो डेली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे जब भी मैं वीडियो डालूँ। बाकी आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो बताइएगा कि कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और कौन से राज्य से हैं। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं, पहला, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। तो ऐसा तो ध्रुव स्वामिनी में कहीं नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां जब छोड़ दी जाती हैं, धोखा पा जाती हैं, तो असहाय हो जाती हैं कि यदि उनके पास आजीविका का दूसरा साधन ना हो तो। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता यह सही हो। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुषों से अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। हाँ, यह ध्रुव स्वामिनी पढ़कर आपको महसूस होगा, ये उसका प्रतिपाद्य है। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में एकदम सही हैं। 1933 में इसको प्रसाद जी ने लिखा था। ये जो है ना संस्कृत के लेखक हैं विशाख, उनका देवी चंद्रगुप्त नाम से नाटक है, उसके आधार पर लिखा था। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी प्रमुख पात्र है जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप में प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को समाज के महिलाओं के प्रति महिला की समस्याओं को समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर ये नाटक करता है। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सैरंध्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं।
यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य रचना है रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट भट्ट, विरहणी व्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडम्बा, हिंदू इत्यादि। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी यह नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। हमने रणधीर जो प्रेम मोहिनी है ये किसका है? अभी तो हमने पढ़ा था कि किसका है? लाला श्रीनिवास दा का। प्रेम की मोहिनी कहाँ चलेगी? जो रणधीर होगा वही तो संयोगिता स्वयंवर में जाएगा, वही तो तप्ता का संवरण करेगा, संयोगिता का संवरण करेगा, तो वो कहाँ है? तो ये श्रीनिवास दास का नाटक है ना। थोड़ी सी ट्रिक काम कर जाती है कभी। तो भारतेंदु जी का नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी ये सब है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 81, प्रेम जोगनी 75। सबसे पहले प्रेम जोगनी है 75 में, फिर भारत दुर्दशा है 80 में, फिर नील देवी 81 में। देखिए ज़्यादा याद नहीं हो तो भारत दुर्दशा तो आप बिल्कुल याद रखिए 1880 और नील देवी 1881। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु की फूलों का गुच्छा बहुत पूछी जाती है। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर भी पूछ ली जाती है। बकरी विलाप, विजयनी, विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी जाती है संगीत, ये सभी पूछी जाती हैं। लेकिन जो सर्वाधिक पुराने पेपर में पूछी है वो है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। प्रेम नाम से अन्य भारतेंदु मंडल के अन्य कवि ने भी करी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, याद करिएगा। फूलों का गुच्छा, बंदर सभा ये खूब पूछी हुई है इनकी, ठीक है। प्रेम प्रलाप भी पूछी जाती है। आगे देखते हैं कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अच्छा, कलि कौतुक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। कलि कौतुक, कौतुक कौन कर सकता है? जिसमें प्रताप हो वही तो कौतुक करेगा। कलि कौतुक प्रताप, जिसमें ये जो नारायण भगवान है ना वो अपने प्रताप से बार बार कौतुक करते रहते थे, है ना, खेल करते रहते थे। नारायण यानी विष्णु, कृष्ण मान लीजिए आप। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो संयोगिता स्वयंवर नहीं है। भारत दुर्दशा, क्या हो गया गड़बड़, हाँ जी, भारत दुर्दशा, विशेष्य विशौसदम, नील देवी हैं। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा, नील देवी कब लिखा? 81 में। संयोगिता स्वयंवर ये नहीं, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर कहाँ आयोजित होगा? निवास पे आयोजित होगा, तो किसका हो गया? श्रीनिवास दास का हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले उसमें अच्छे से ट्रिक समझा दी, क्योंकि आगे आपके प्रश्नों के लिए आसानी रहे। तो ये हो गए आपके। अब 115वें नंबर का देख लेते हैं प्रश्न आपका। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। वैसे तो अजात शत्रु में भी इनका आता है उल्लेख, लेकिन इनके आख्यान पर आधारित नाटक लहरों के राजहंस है। वर्तमान में लहरों के राजहंस आरपीएससी के सिलेबस में और हिंदी बुकशाला पर लहरों के राजहंस के अलावा मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन और बाकी जो भी फेमस नाटक हैं आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, चाहे महाभोज हो या जो भी हो, सब आपको मिल जाएंगे। तो आप हिंदी बुकशाला से ज़रूर पढ़िएगा, अच्छा नाटक है। टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है और जय पराजय उपेंद्रनाथ अश्क का है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है। लहरों के राजहंस देखिएगा मोहन राकेश का। पहला जो ऑप्शन है टूटते परिवेश काफ़ी पूछा हुआ है, विष्णु प्रभाकर का है। और जय पराजय किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क का है। जब आपकी जय पराजय हो जाती है तब क्या होते हैं? अश्क आते हैं ना, तो बस वही उपेंद्रनाथ अश्क का है। टूटते परिवेश किसका है? विष्णु प्रभाकर का। जब क्या होता है, जब प्रभाकर, जब सूर्य की वो आती है ना उजाला, विष्णु प्रभाकर जब वो फैलता है तो टूटते परिवेश, जो पुरानी जो सड़ी गली जो अन्याय अत्याचार की बातें या सड़ी गली परंपराएं वो टूट जाती हैं, तो वो परिवेश खत्म हो जाता है, ठीक है। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं, तो अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की फेमस रचना है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। अग्नि की लकीर कहाँ खींची जाती है? भारत में ही तो खींची गई थी अग्नि रेखा,
लक्ष्मण रेखा है ना, वो तो लक्ष्मण रेखा थी। लेकिन अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अब इन सब के नहीं देखेंगे, यहाँ पर आगे इन सब के बारे में आ ही रहा है तो तब पढ़ लेंगे। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग एक नाटक है और सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा की अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी और कैदे हयात। किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? यूपीटीजीटी 2016 में पूछा हुआ है ये। तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त तथा आदि ऐतिहासिक नाटक लिखे। चंद्रगुप्त इसमें नहीं आया है, चंद्रगुप्त भी लिख लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी भी नहीं आया है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे हैं, तीनों फेमस हैं। इनके पात्र और संवाद पूछे जाते रहते हैं, भले ही सिलेबस में ना हो तो भी पूछ लेते हैं। तो मोहन राकेश के 3 फेमस नाटक हैं लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन है ना, आषाढ़ का एक दिन उनकी कालिदास की को लेकर काल्पनिक इन्होंने एक कथा लिखी है, मल्लिकार कालिदास। और इसके अलावा आधे अधूरे वर्तमान परिवेश को, मध्यम वर्गीय समाज में व्याप्त जो वर्तमान की स्थितियां उनको लेकर लिखा गया है। और लहरों के राजस महात्मा बुद्ध के जीवन के आख्यान को लेकर लिखा गया। वैसे तो उसमें राजमहल का सही वर्णन है, उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी सुंदरी का इसमें बहुत अच्छा उल्लेख है। और हमारे हिंदी बुकशाला का जो सबसे फेमस वीडियो है वो लहरों के राजहंस नाटक का ही है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1850 से 1900, 1850 से 1900, 1850 से 1900। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। स्वर्ग की झलक उपेंद्रनाथ अश्क है ना। अगर आपको एक बार स्वर्ग की झलक दिख जाए और फिर क्या हो भाई, जय पराजय आपने देखा ना, आपके अश्क कब कब आएंगे? अगर आपकी जय पराजय में बदल जाएगी तो भी अश्क आएंगे। स्वर्ग की एक झलक दिख ली और फिर आप अंधी गली में गिर पड़े तो भी तो आपके अश्क आएंगे ना। स्वर्ग की झलक देखने के बाद कोई अंधी गली में गिर पड़े, स्वर्ग में तो कितना उजाला है, कितनी रोशनी है, कितनी सुंदरता है, फिर आप अंधी गली में गिर पड़ो तो क्या होगा? आपके अश्क आएंगे ना। तो बस इसका सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। अब ट्रिक है ये, ठीक है। अब इनका तो अब आप ये बार बार व्याख्या की जो चीज़ है ना, तो व्याख्या की बात ऐसी है कि चाकू नहीं था अभी है चाकू, हाँ अभी आपका काम चाकू तो हो गया था, चाकू नहीं है अभी आपका काम। ओके ठीक है बेटा, आप सो जाओ। पास में क्या छोटी गुड़िया सो रही है तो उसको सपने आ रहे होंगे है ना, क्योंकि ये लोग सोते हैं तभी सही टाइम होता है, वरना तो ये लोग खूब शोर मचाते हैं तो फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो शायद इसको कोई सपना आ रहा होगा इसलिए बोल रही है। जैसा को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी है। कैसा? जैसे को तैसा, जो जैसा करे वैसा ही उसको मार दो, जैसे को तैसा, गहमरी। प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, सेतुबंध, विन बाती के द्वीप, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तीसरा हाथी रमेश बख्शी का है, 1975 में लिखा है। सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध 72 में लिखा है। शंकर शेष का बिनवाती के द्वीप 80 में लिखा हुआ है। और ये सभी प्रसादोत्तर नाटक हैं, आधुनिक काल के नाटक हैं। और मेरी समझ में एक चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गलत कथन कौन सा है? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है और नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है और नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वह बहुआयामी हो जाता है। तो ये ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है कि सभी प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि युद्ध वगैरह के दृश्य नाटक में प्रस्तुत नहीं होते और यही जयशंकर प्रसाद के नाटकों की दिक्कत भी थी। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। तो ऑप्शन सी प्रेम मोहिनी
नहीं है, ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है ना, प्रेम मोहिनी तो आप जानते हो किसकी है। रणधीर नाम यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन प्रेम मोहिनी तो दी है। प्रेम मोहिनी ने कहाँ पर रणधीर का स्वयंवर किया था? श्रीनिवास दास, तो बस वही याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके आज 125वें प्रश्न तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्न पुनः अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, क्योंकि तब तक आपको पूर्व के अब तक जितने भी 30-40 प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ, जिसमें आपका पूरा पद्य साहित्य, आपके भारतेंदु द्विवेदी, प्रगति, प्रयोग, नव कविता सब कुछ करवा चुकी हूँ। इसके अलावा आपके गद्य के अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली का विकास, और उसके बाद ये दूसरा टॉपिक आपका चल रहा है नाटक और एकांकी। तो ये सब प्रैक्टिस सेट आप तब तक करिए, और अगर कर लिए तो पुनः पहले वाले से शुरुआत कर दीजिए। कम समय में प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा माध्यम है आपकी पूरी तैयारी के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहले मैं इतना नहीं कहती थी पूर्व के वीडियोस में, लेकिन अब 70-75% अनसब्सक्राइब ऑडियंस है जो वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो कृपया ऐसा ना करिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हाँ, सब्सक्राइब करने के और वीडियो को लाइक करने के कोई रुपए आपके उससे नहीं कटते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा पुनः मैं आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के साथ इसी चैनल पर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए थोड़ी सी अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।